बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत चीन के सीमा विवाद की, प्रशांत भूषण पर लगे जुर्माने की, जानेंगे कि राहुल ने अब सरकार पर क्यों साधा निशाना और बिहार की सियासत में क्या खेल करेंगे शरद यादव। साथ ही बात होगी महाविकास अघाड़ी में चल रही पोस्टरबाजी की और आखिर में बात जनता के मन से उतरे पीएम मोदी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। मानसून सत्र के दौरान होंगे राज्यसभा उपसभापति पद के लिए चुनाव। 14 सितंबर को होगा मतदान, उसी दिन परिणाम भी आ जाएगा सामने। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 11 सितंबर। तमिलनाडु के सीएम ई पलानीस्वामी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पीएम से की जीएसटी बकाया भुगतान करने की मांग। जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा स्थगित करने की मांग हुई तेज, परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर सपा का प्रदर्शन, पुलिस ने की कार्रवाई। स्वास्थ्य संकट के चलते महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग को लेकर शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, कहा यदि स्थिति हुई खराब तो कौन होगा जिम्मेदार। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 839 अंकों की गिरावट के साथ 38,628 और निफ्टी 260 अंकों की गिरावट के साथ 11,387 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत चीन सीमा पर गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले काफी समय से दोनों देशों के बीच विवाद जारी है। तो आज इन सब बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अप्रैल महीने में चीनी जवानों ने घुसपैठ करते हुए भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। बातचीत के बाद कुछ जगहों से चीनी जवान वापस लौट गए, लेकिन फिंगर एरिया में चीन अपने तंबू गाड़कर बैठ गया है। यहाँ वो फिंगर 4 तक बढ़ आया है, जबकि LAC फिंगर 8 पर है। भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। उल्टा उसकी नजर भारत की जमीन पर है, जिस कारण से लद्दाख बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। 29 और 30 अगस्त की रात को चीन के जवानों ने पेंगोंग इलाके में फिर से भारतीय जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। रात के अंधेरे में करीब 500 चीनी जवानों ने चुपके से घुसपैठ की। उनका इरादा यहाँ भी तंबू गाड़कर बैठने का था, लेकिन भारतीय जवान पहले से ही चौकन्ने थे और जैसे ही चीनी जवान आगे बढ़े, भारतीय जवान उनके सामने आ गए। दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प की खबर है, लेकिन इसकी पुष्टि किसी भी पक्ष ने नहीं की है। बाद में भारत के दबाव में चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। चीन पीछे हट जरूर गया है, लेकिन उसने ये साफ बता दिया है कि ना तो उसकी मंशा बातचीत की है और ना ही LAC पर वो शांति चाहता है। चीन सिर्फ दिखावे के लिए बातचीत कर रहा है। LAC पर अभी हालात काबू में बताए जा रहे हैं। भारत की ओर से कहा गया है कि चीन यथास्थिति का उल्लंघन कर रहा था, जिसे हमने नाकाम कर दिया, जबकि चीन हर बार की तरह ये ही कह रहा है कि उसके जवानों ने LAC को पार नहीं किया। लेकिन 29 और 30 अगस्त की रात की इस घटना ने LAC पर तनाव को एक बार फिर बढ़ा दिया है। ये घटना तब हुई है जब दोनों देश के बीच कमांडर लेवल की बातचीत चुशुल में चल रही है। अभी तक की बातचीत में दोनों देश पहले जैसे स्थिति को वापस लाने पर राजी हो गए हैं, लेकिन चीन की ओर से जमीनी स्तर पर अपना वादा नहीं निभाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान चीनी पक्ष शांति का राग अलापता है, लेकिन बैठक के बाद किसी भी समझौते का पालन करने को तैयार नहीं होता। बैठक के तुरंत बाद ही वो अपनी बातों से मुकर जाता है, जिसके चलते LAC पर अभी तक तनाव कम नहीं हो पाया है। खैर, तमाम बैठकों के बाद चीन अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा है। देखना होगा कि भारत की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है। राजीव जी, चीन ने अप्रैल में घुसपैठ की, उसके बाद से ही हमारे पीएम यही दावा करते रहे हैं कि हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा नहीं किया है। अब पीएम के दावे की सच्चाई तो देश देख ही रहा है। LAC पर हालात क्या है ये भी देख रहा है। वहां हकीकत की स्थिति क्या है, इसे छिपाने की कोशिश सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। सरकार को किस बात का डर है? सरकार सच्चाई दबाना क्यों चाहती है? क्या देशवासियों को ये अधिकार नहीं कि उनके जवान जहां तैनात हैं वहां के हालात की सही जानकारी उन्हें मिले?
जी सृष्टि, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। हमारी तरफ से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि। अब जहां तक बात आपके सवाल की करें तो ये हम सब जानते हैं सृष्टि कि हमारे जवान दिन रात एक कर सीमा पर सतर्क रहते हैं। कड़ी गर्मी से लेकर कड़ाके की ठंड तक हर मौसम में बिना शिकन लाए अपनी ड्यूटी निभाते हैं ताकि हम आराम से रह सकें। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ऐसी जांबाजी और देशभक्ति की आड़ में राजनीतिक खेल खेले जाते हैं। हमने देखा है कि पिछले मई से लेकर अब तक भारत चीन सीमा पर जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमने अपने जवानों को खोया, लेकिन मोदी सरकार आज तक इस बात को साफ साफ बयान नहीं कर रही है कि एलएसी पर वास्तविक हालात क्या हैं। क्या हमारी जमीन का कुछ हिस्सा चीन के कब्जे में है? अगर ऐसा है तो मोदी जी चीन के राष्ट्रपति से इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनसे दोस्ती सिर्फ झूला झूलने और नाव में सैर करने के लिए ही है? अगर सैन्य अधिकारियों की बातचीत से कोई हल नहीं निकल पा रहा है तो यह जरूरी है कि दोनों देशों के मुखिया यानी राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो इस बारे में बात करें। हम अपने जवानों को इस तरह परेशानी में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन बात करना तो दूर, मोदी जी तो अब तक चीन का सीधा नाम लेने से भी बच रहे हैं। न जाने उन्हें किस बात की झिझक महसूस हो रही है। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि वो मुंहतोड़ जवाब देने की बात करते रहे हैं, लेकिन किसे देना है इसके बारे में भी तो मोदी जी बताएं। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि सीमा पर बेहद गंभीर हालात हैं। वे बातचीत से हल निकालना चाहते हैं, मगर सीडीएस विपिन रावत सैन्य विकल्प की बात भी कर रहे हैं। आखिर एक ही सरकार में इतने अलग अलग बयानों का क्या मतलब है? सरकार को न केवल अपनी सीमाओं की बल्कि सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के बारे में भी विचार करना चाहिए और चीन के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए। केवल गोलमोल बातों या आर्थिक बहिष्कार जैसे कामों से समस्या का हल नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। सीनियर वकील प्रशांत भूषण अवमानना मामले में दोषी ठहराए गए थे। इसके बाद से ही सभी की नजरें इस बात पर टिकी थी कि कोर्ट उन्हें क्या सजा देगा। कोर्ट ने भूषण को मौका दिया था कि वो माफी मांग ले, लेकिन भूषण का दावा था कि उन्होंने जो कहा वो सही था, इसीलिए माफी नहीं मांगी जा सकती। जिसके बाद आज भूषण की सजा का ऐलान भी कोर्ट ने कर दिया। तो क्या सजा सुनाई है भूषण को, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट करने के लिए दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। कोर्ट से माफी मांगने से तो पहले ही इनकार कर चुके हैं, जिसके बाद कोर्ट को सजा का ऐलान करना था। दरअसल 25 अगस्त को 3 जजों की बेंच ने अवमानना मामले में प्रशांत के माफी मांगने से इनकार करने के बाद सजा पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने भूषण को न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था। इस मामले में उन्हें 6 महीने तक जेल या 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किए जाने का प्रावधान है। आज कोर्ट ने भूषण के अवमानना मामले में माफी न मांगने पर फैसला सुनाया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि प्रशांत भूषण ने अपने बयान के लिए माफी मांगने से इनकार किया है। कोर्ट ने इस मामले पर तब संज्ञान लिया जब प्रशांत भूषण ने अपने बयान को पब्लिसिटी दिलाई। प्रशांत भूषण के इस कदम को सही नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर जुर्माना लगाया है, वो भी 1 रुपए का। साथ ही जुर्माना 15 सितंबर तक जमा करने का समय दिया है। निर्धारित समय तक जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें 3 महीने की जेल और 3 साल तक प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। 1 रुपए का सवाल है। भूषण को मुश्किल से निकलने का हल तो कोर्ट ने बता दिया, लेकिन देश कैसे मुश्किल से बाहर आएगा, ये सवाल भी बना हुआ है। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते देश की अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर सरकार को घेरा है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें सरकार से तमाम सवाल पूछे हैं। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी अक्सर केंद्र की मोदी सरकार की खामियों को उजागर करते हुए नजर आते हैं। इसी क्रम में राहुल ने आज अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल राहुल गांधी लगातार गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। इसी कड़ी में आज यानी सोमवार को उन्होंने देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर एक वीडियो श्रृंखला की शुरुआत की। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जो आर्थिक त्रासदी देश झेल रहा है उस दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई की आज पुष्टि हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 40 वर्षों में पहली बार भारी मंदी में है। असत्याग्रही इसका दोष ईश्वर को दे रहे हैं। सच जानने के लिए मेरा वीडियो देखें। साथ ही राहुल गांधी ने 3 मिनट 38 सेकंड के इस वीडियो में गिरती अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है।
राहुल ने इस वीडियो में 3 उदाहरण देते हुए बीजेपी सरकार की आलोचना की, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में शामिल नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने वीडियो में साल 2008 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया और पूरी दुनिया में आया, जिसमें अमेरिका, जापान जैसे देश भी शामिल रहे। अमेरिका के कई बैंकों को नुकसान पहुंचा, एक के बाद एक कंपनियां बंद हो गई, यूरोप समेत सभी बैंक गिरे, लेकिन हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने वीडियो में इसका कारण बताते हुए कहा कि तब यूपीए की सरकार थी। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया और उनसे कहा कि मनमोहन जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ, कारण क्या है? तब मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो ये समझना होगा कि हिंदुस्तान में 2 अर्थव्यवस्था हैं, पहली असंगठित और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान का कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब राहुल गांधी ने 2008 में यूपीए की सरकार में प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह का ये उदाहरण देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और गिरती अर्थव्यवस्था के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। देखना है कि मोदी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। देश मुश्किल में है, अर्थव्यवस्था में गिरावट थम नहीं रही है। राहुल गांधी का सवाल भी यही है। राहुल केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस का गठबंधन सहयोगी आरजेडी खुद ही घिरता दिख रहा है। चुनावी मौसम में आरजेडी में भगदड़ सी मच गई है। रघुवंश प्रसाद तो नाराज थे ही, अब एक और कद्दावर नेता आरजेडी से छूटता दिख रहा है। तो कौन है वो नेता जिसकी जेडीयू में हो सकती है वापसी? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है, न ही कोई स्थायी दुश्मन। कल तक नीतीश कुमार को ललकारने वाले, उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शरद यादव के अब जेडीयू में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। शरद यादव की जेडीयू में वापसी को लेकर पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से शरद यादव की तबीयत ठीक नहीं है। वो दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। सूत्रों के मुताबिक शरद यादव की तबीयत को लेकर जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने उनका हालचाल जानने के लिए उनसे संपर्क साधा। इसी दौरान पार्टी में दोबारा वापसी पर बात आगे बढ़ाई गई। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। वैसे शरद यादव फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन आरजेडी की ओर से उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिल रही है। इस बात से भी शरद यादव खफा हैं। ऐसे में उनकी जेडीयू में वापसी की संभावना बढ़ गई है। हालांकि जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन शरद यादव की जेडीयू में सीधे एंट्री के तौर पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इशारों में संकेत जरूर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरद यादव समाजवादी आंदोलन के एक बड़े नेता हैं, पर आधिकारिक तौर पर अभी हमारे पास उनके पार्टी में वापस शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि महागठबंधन में शरद यादव घुटन महसूस कर रहे हैं और ऐसे में वो कोई निर्णय लेते हैं तो वो चौंकाने वाला नहीं होगा। जेडीयू शरद यादव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश इसीलिए कर रही है क्योंकि नीतीश कुमार की नजर आरजेडी के परंपरागत वोटर में सेंध लगाने की है। इसी के मद्देनजर पिछले दिनों आरजेडी के कई नेताओं की एंट्री जेडीयू में हुई है, जिनमें यादव और मुस्लिम विधायक शामिल रहे हैं। इसी कड़ी में अब जेडीयू की कोशिश शरद यादव की एंट्री को लेकर है ताकि लालू के परंपरागत वोटर्स यानी यादवों के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। हालांकि अभी शरद यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक मनमुटाव के चलते शरद यादव ने 2018 में जेडीयू से बगावत कर लोकतांत्रिक जनता दल नाम से अपनी अलग राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। शरद यादव के साथ अली अनवर सहित कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने महागठबंधन से हाथ मिलाया था। अब देखना होगा कि क्या शरद यादव सियासी अदावत को भुलाकर नीतीश का साथ देते हैं या नहीं। बिहार में चुनाव जीतकर सरकार बनानी है तो आरजेडी को सहयोगियों के साथ अपने नेताओं को भी संभालना होगा, नहीं तो आगे की राह बहुत मुश्किल भरी हो सकती है। वैसे सत्ता मिल भी जाए तो उसे चलाना भी कोई आसान नहीं होता। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में दिख रहा है। यहाँ कांग्रेस और शिवसेना के बीच पोस्टरबाजी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से कांग्रेस में नाराजगी बढ़ रही है। तो पोस्टरों को क्यों लेकर नाराज है कांग्रेस, दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महाविकास अघाड़ी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार में सब कुछ ठीक न चलने की वजह है कांग्रेस में चल रही नाराजगी, और कांग्रेस की नाराजगी की वजह है महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में लगे सरकार के पोस्टर। उद्धव सरकार के किए कामों को लेकर शिवसेना के नेताओं ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पोस्टर लगाए हैं। इनमें
शिवसेना और एनसीपी के नेताओं की फोटो तो लगी है, लेकिन कांग्रेस के नेता इन पोस्टरों में कहीं नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सरकार के प्रति खासी नाराजगी है। अब नाराजगी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना को इसी भाषा में, यानी कि पोस्टर की ही भाषा में जवाब देने का फैसला किया है। कांग्रेस ने शिवसेना को जवाब देने के लिए इस पोस्टर के नीचे एक पोस्टर और लगा दिया है, जिसमें सरकार पर तंज भी कसा गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में गांधी परिवार की वजह से ही उद्धव ठाकरे की सरकार आई है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने ये सवाल उठाए हैं कि जब सरकार 3 पार्टियों से मिलकर बनी है, तो फिर पोस्टर में नाम सिर्फ 2 पार्टियों के नेताओं का ही क्यों है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब महाविकास अघाड़ी सरकार में नाराजगी देखी गई हो। इसके पहले भी विधानसभा परिषद की 12 सीटों को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच खींचतान देखी गई थी। उस वक्त कांग्रेस ये चाहती थी कि सभी सीटों का बंटवारा हो, लेकिन 3 पार्टियों के बीच बराबर हो। लेकिन शिवसेना के खाते में 5, एनसीपी में 4 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने की बात हुई थी। हालांकि सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत कर मुद्दे को सुलझा लिया गया था, लेकिन अब देखना होगा कि महाअघाड़ी में कैसे खत्म होगी पोस्टर की तकरार। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार से नाराज है क्योंकि सरकार में शामिल होकर भी उसे बराबरी का ना तो मौका मिल रहा है और ना ही सम्मान। कांग्रेस की नाराजगी इस ओर इशारा कर रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी दिख रहा है। वो बीजेपी में गए और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भी भेज दिया, लेकिन सिंधिया के लिए राज्यसभा सीट बचाना मुश्किल होता दिख रहा है। जी हाँ, सिंधिया के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने को ग्वालियर हाई कोर्ट में चुनौती मिल गई है, जिस पर कोर्ट ने भी उन्हें नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है। जब से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा पहुंचाया है, तब से सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या उन्हें कांग्रेस की सरकार गिराने का इनाम मिला है? क्या वजह है कि बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा पहुंचा दिया? इन सवालों के साथ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह सीधा ग्वालियर हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने बीजेपी को तो घेरा ही, साथ में सिंधिया पर शपथ पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और लाहौर से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने याचिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विधानसभा में राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार के रूप में जो शपथ पत्र दिया था, उसमें जानकारी छुपाई गई है। याचिका में कहा है कि साल 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था। अब वो कांग्रेस में नहीं हैं और बीजेपी से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी को इस मामले में 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। याचिका से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी और फूल सिंह बरैया का नाम हटाने के भी निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। कांग्रेस की ये याचिका सिंधिया की सदस्यता पर तो संकट ला ही सकती है, साथ ही बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ा सकती है। अब देखना होगा कि कोर्ट कांग्रेस की याचिका पर क्या फैसला सुनाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात जनता के मन से उतरे पीएम मोदी की। पीएम मोदी हर महीने के आखिर में देश की जनता से मन की बात करते हैं। इस कार्यक्रम से लगता है कि पीएम मोदी जनता की बजाय अपने मन की बात कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो लोगों के मन से उतरते जा रहे हैं, जिसकी तस्दीक सोशल मीडिया पर मन की बात को मिले डिसलाइक कर रहे हैं। रविवार को भी किए गए मन की बात कार्यक्रम को जनता ने नापसंद किया है और ये गिरता आंकड़ा पीएम मोदी के तिलिस्म पर भी सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया का सुल्तान कहा जाता है। मोदी जो भी करते हैं उसे सोशल मीडिया पर जमकर सराहा जाता है। मोदी जो भी बोलते हैं उसे ट्विटर पर ट्रेंड कर दिया जाता है। चारों तरफ उनके बयानों की झड़ी लगी होती है। बीजेपी दावा करती है कि जनता पीएम मोदी की बातों को बेहद पसंद करती है, लेकिन वाकपटुता में माहिर मोदी अब की बार फेल हो गए हैं। जिस सोशल मीडिया के सहारे वो सत्ता की शिखर पर हैं, उसी सोशल मीडिया पर उन्हें किया जा रहा है नापसंद। जी हाँ, मन की बात में पीएम मोदी ने कुछ ऐसी बातें बोली जो लोगों के मन को नहीं भा रही हैं। इसीलिए उनके वीडियो को लाइक की जगह डिसलाइक किया जा रहा है। दरअसल रविवार को आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात में हर बार अलग अलग विषयों पर बात करने वाले पीएम ने इस बार ओणम त्योहार की बात की और भारतीय उद्यमियों को खिलौने के कारोबार में संभावनाएं तलाशने का सुझाव भी दिया। पीएम ने स्वदेशी खिलौनों के निर्माण पर जोर देते हुए ये कहा,
ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ से भी अधिक की है, लेकिन इतने बड़े कारोबार में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। इसके अलावा पीएम ने ये भी कहा कि डेवलपर्स को भारत में कंप्यूटर गेम बनाने चाहिए। अपने इस भाषण से पीएम मोदी को लगा कि जनता खुश होगी, युवा प्रभावित होंगे, लेकिन यूजर्स की प्रतिक्रिया सकारात्मक कम और नकारात्मक ज्यादा रही है। पीआईबी बीजेपी और पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर वीडियो पर लाइक की तुलना से ज्यादा डिसलाइक ज्यादा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पीएम मोदी के कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर नापसंद किया जा रहा हो। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या पीएम मोदी लोगों के मन से उतर गए हैं? क्या अब जनता पीएम मोदी की बात को पसंद नहीं कर रही? शायद इसका कारण ये भी है कि मन की बात में पीएम मोदी अपनी ही बात करते हैं। वो जनता से जुड़े मुद्दों पर बात ही नहीं करते, जैसे रोजगार, महंगाई, अर्थव्यवस्था, नीट और जेईई की परीक्षा। इन मुद्दों को लेकर विपक्ष अक्सर मोदी सरकार से मौन व्रत तोड़ने की बात करता है, लेकिन पीएम मोदी मौन बनाए रखते हैं। रविवार को भी मन की बात में नीट और जेईई की परीक्षा का जिक्र न करने को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जेईई नीट के उम्मीदवार पीएम परीक्षा की चर्चा की जगह खिलौने पर चर्चा करने लगे। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी की मन की बात को अब नापसंद किया जा रहा है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीपी लाइव। नमस्कार।